हेलो दोस्तों, आज की क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट नंबर 1 का। और इस लेक्चर नंबर 17 में हम माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से बात करेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इसका साइज़ कितना है, इसके नंबर्स कितने हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, और इसके अलावा इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, और लास्ट में हम इसके फंक्शंस के हवाले से बात करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 2 वर्ड पे मुश्तमिल होता है, माइट्रो और कंड्रिया। माइट्रो का मतलब है थ्रेड और कंड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल। Definition of mitochondria: it's a double membrane bounded colorless body widely distributed in the cytoplasm of eukaryotic cell. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी इसके इर्द डबल मेम्ब्रेन बाउंड हुआ है। ये कलरलेस होता है और साइटोप्लाज्म में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूकैरियोटिक सेल के। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट टाइम कॉलिकार एक बायोलॉजिस्ट था, इन्होंने मसल सेल में 1850 में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, क्योंकि मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। साइज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है, और 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक इसका लेंथ होता है, यानी इसकी लंबाई 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, और इसकी चौड़ाई यानी विड्थ 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसका विड्थ होता है। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स नंबर वेरीज इन अ सेल विद इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो नंबर सेल टू सेल वेरी करता है। जो सेल हाईली एक्टिव हो तो इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे, और जिस सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होता हो तो इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें हाईली एक्टिव सेल्स, तो ज़्यादातर एक्टिविटी हमारे मसल सेल्स भी करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा हाईली एक्टिव लिवर सेल, एक्सट्रीमली हाई नंबर एंड ग्रेन्यूल थ्रेड्स, क्योंकि इस लिवर में भी बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस इसमें भी होते हैं, तो इसलिए इस लिवर सेल में और मसल सेल्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो केमिकल कंपोजिशन है, ये केमिकली माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, और ये राइबोसोम भी इसमें मौजूद होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि राइबोसोम और डीएनए, आरएनए की वजह से इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए मॉलिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का क्या मतलब है कि ये खुद भी अपने आप को पैदा कर सकता है, ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। ये क्यों कर सकता है? राइबोसोम्स और डीएनए मॉलिक्यूल की वजह से। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन्स, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए और राइबोसोम ये मौजूद होता है, और इस राइबोसोम और डीएनए की वजह से इसको हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही इसमें प्रोटीन सिंथेस भी हो सकता है और ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, तो इसलिए इसको हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ओवल शेप में भी हो सकता है, रॉड शेप, फिलामेंटल शेप में भी हो सकता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कैन एग्जिस्ट इन ओवल शेप, रॉड शेप एंड फिलामेंटल शेप।
स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसका मेम्ब्रेन आता है। मेम्ब्रेन में इसमें दो किस्म के मेम्ब्रेन होते हैं, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और दूसरे को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, सो दिस आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, ये हमवार होता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, सो दिस इज़ इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा इनफोल्ड हुआ है, यानी इसकी फोल्डिंग हुई है। और बाहर वाला जो आउटर मेम्ब्रेन है, सो दिस इज़ स्मूथ, ये हमवार होता है। इसके अलावा दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान, यानी इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस होता है, सो दिस इज़ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग पोर्शन है, सो दिस इनफोल्डिंग पोर्शन इज़ नोन एज क्रेस्टी या क्रेस्टा भी इसको हम कहते हैं। और इस इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में डीएनए भी मौजूद होता है और इस मैट्रिक्स में राइबोसोम्स ये भी मौजूद होता है। और इसमें ये जो राइबोसोम है, सो दिस इज़ द 70S राइबोसोम। जिस तरह प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होते, तो बिल्कुल इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम यहाँ पे भी मौजूद होता है। और इसको भी आप लोगों ने याद रखना होगा कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है और इसका ये जो क्रिस्टा है या क्रिस्टी है, इसमें एक ख़ास किस्म का एलिमेंट्री पार्टिकल भी मौजूद होता है जिसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। और ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प देता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सो दिस इज़ द सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक फूड है, इसकी ब्रेक डाउन होती है, ये इसका नंबर फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन इसका ये है कि इस सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी भी रिलीज़ होता है। स्टोर्ड एनर्जी इज़ रिलीज, यानी फूड में जो एनर्जी स्टोर होता है, तो इसको भी रिलीज़ कर सकता है। इसके अलावा ये सेल्स के परफॉर्मेंस को भी क्या करता है, ये बढ़ा देता है, क्योंकि ये जो एनर्जी इसमें पैदा होती है, तो ये सेल्स इसको इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस में। तो इसका जो पहला फंक्शन है सेलुलर रिस्पायरेशन है, सेकंड फंक्शन एनर्जी रिलीज़ है, और थर्ड नंबर जो एनर्जी रिलीज़ हुआ है, इसको मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में इस्तेमाल करना। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।